हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए बीएड फर्स्ट ईयर हिस्ट्री की अपनी इस क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। तो हम लोगों ने टॉपिक चालू कर रखा है हमारा सभ्यताओं के बारे में कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद में कल की क्लास में हमने क्या चालू करा था, अ, मिस्र की सभ्यता को चालू करा था। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता में हम लोगों ने ये देखा था कि जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी। और मिस्र जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप जो कि अंध महाद्वीप कहलाता है और काला काला महाद्वीप कहलाता है। तो उसमें उत्तर पूर्वी जो दिशा है ना, वहाँ पर एक मिस्र देश है जिसकी राजधानी काहिरा है। तो वहाँ पे एक सभ्यता विकसित हुई थी, उस सभ्यता का नाम था मिस्र की सभ्यता। तो मुख्य रूप से नील नदी की तलहटी पर वो विकसित हुई थी। तो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि किस प्रकार से उनकी खोज होती है, कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, उसका जो विजय अभियान चल रहा था, तो वहाँ पर एक शिलालेख उनको मिलता है। बाद में टाइम जो 1798 का होता है, परंतु बाद में जो है उस लेख को पढ़ा जाता है 1818 के आसपास में। फिर जो है पता चलता है एक प्रकाश में एक नई सभ्यता आती है, उसका नाम होता है मिस्र की सभ्यता। तो उसके बाद में हमने ये देखा था कि मिस्र की सभ्यता में जो मिस्र जो है देश है ना, वहाँ पर एक व्यक्ति, एक राजा था, उसका नाम था मैनेज। मैनेज नाम के एक व्यक्ति राजा ने क्या करा था कि वहाँ पर एक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करी थी। तो मुख्य रूप से मिस्र में जो राजाओं का कालक्रम है, जिसके कितने वंश, तो संख्या मिलती है हमें 31 राजवंशों ने वहाँ पे राज करा था। कितने 31 राजाओं ने वहाँ पे राज करा था। ठीक है, इसके बाद में हमने ये देखा था कि मिस्र जो है ना, मिस्र की सभ्यता, उसमें हम लोगों ने 3 वर्गों में इसको विभाजित करा था। जिसमें कि पहला जो युग था ना, वो पिरामिड का युग था, फिर सामंतवादी युग था, फिर साम्राज्यवादी युग था। जो पिरामिड जो युग है, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि पिरामिडों की जो है ना विशालकाय पिरामिड बनाए जाते हैं राजाओं के। और जो राजा है उनका एक प्रकार से देवीय शक्ति के रूप में जो है ना पूजा जाता है, उनको देवता समझा जाता है तत्कालीन समय में मिस्र में। उसके बाद में हमने देखा था कि वो जो सामंतवादी युग चालू हो जाता है ना, तो सामंतवादी युग में क्या होता है ना, कि जो मिस्र है उसको अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर लिया जाता है। सभी जो प्रांतपति हैं ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग राज्यों में उसको बांट लेते हैं मिस्र को, और अपना जो शासन कार्य है ना वो संचालित करते रहते हैं। परंतु क्या होता है ना कि बाद में एक सोस नामक एक व्यक्ति होता है, और वो जो है ना इसका फायदा उठाता है एक सोस। तो वो क्या करता है कि इन विभाजित प्रांतों पर जो कब्जा कर लेता है, इस पर आक्रमण करता है पहले, फिर यहाँ पे कब्जा कर लेता है। तो इन सामंतों ने अभी तक जनता को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था, उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करे थे। पर जब भिक्षुओं यहाँ पे कब्जा कर लेता है ना, तो जनता इससे परेशान हो जाती है, और जनता जो है ना इसके खिलाफ विद्रोह कर देती है। फिर हमने तीसरा स्टेज देखा था, अब वो था साम्राज्यवादी युग का समय था। साम्राज्यवादी युग में हमने देखा था कि एक राजा था, जैसे कि थटमोस प्रथम नाम का एक राजा था। थटमोस प्रथम, उसने क्या करा था, थटमोस प्रथम ने भाई साम्राज्यवादी युग के दौरान जो है ना सबसे महान राजा था थटमोस प्रथम ये। ठीक है, और एक और राजा वो था रेमेजिज नाम का, रेमेजिज। हाँ, इसने एक अच्छा काम ये करा था कि इसने राजधानी बनाई थी, वो था थिब्बज नाम की राजधानी बनाई थी। एक राजा है रेमेजिज, रेमेजीज द्वितीय। तो भाई ये जो रेमेजीज द्वितीय है ना, ये महान शक्तिशाली राजा था मिस्र का साम्राज्यवादी युग के समय। परंतु क्या होता है ना कि ये अंतिम राजा ही बनता है, उसके बाद में जो है ना कोई ऐसा राजा सत्तारूढ़ नहीं होता है, गद्दी पे नहीं बैठता है जो कि जनता की समस्याओं को सुन पाए और उनका निवारण कर पाए। तो बाद में फिर क्या होता है ना कि विदेशी आक्रांताओं का जो है ना हमला हो जाता है, आक्रमण होता है। और उस जैसे कि विदेशी शक्तियों में हम सिकंदर महान को भी देखें, सिकंदर महान जो है ना वो भी मिस्र पर आक्रमण करता है। वो समय होता है 332 ईसा पूर्व का समय होता है, वो कुछ उस समय वहां पर आक्रमण करता है और उसको जीत लेता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर हम चालू करते हैं मिस्र की सभ्यता का एक विशेषताओं में हम राजनीतिक विशेषताओं को देखेंगे, सामाजिक विशेषता को देखेंगे, और जो है ना आर्थिक विशेषता को देखेंगे। तो मैं यहाँ लिखती हूँ पहले राजनीतिक विशेषता उसकी कैसी थी मिस्र की सभ्यता में, जो लोग रहते थे ना वो किस तरह से अपना प्रशासन चलाते थे। तो रहे राजनीतिक शासन व्यवस्था। तो मुख्य रूप से जो पहला है, इसमें राजा खुद होगा, फिर वजीर होगा, वजीर प्रधानमंत्री वगैरह कुछ बोल दो, ठीक है। और तीसरी जो ग्राम की इकाई, नीचे वाली इकाई, यहाँ पे पूरा प्रशासन अलग अलग भागों में बटा हुआ था। 3 इकाइयां हमें मिलती है कि राजा जो है ना
जिसको सम्राट भी कहा जाता है, शासक भी कहा जाता है, नरेश भी कहा जाता है, बहुत अलग अलग नाम है। यहाँ पे जो सम्राट है, ठीक है, तो भाई पहली बात तो कि वो सर्वोच्च शक्तिशाली, सर्वोच्च पदाधिकारी वही है, सर्वोच्च अधिकारी वही है, और जो साम्राज्य जो है ना, जो सभ्यता है, उसका केंद्र बिंदु कौन है? राजा है। तो उसकी अवहेलना नहीं हो सकती, उसकी जो नीतियां हैं, उसकी जो योजनाएं हैं, उसकी जो आदेश है, उनका पालन करा जाना आवश्यक है, और ये सभी जनता पर अप्लाई होती थी उसके नियम कानून। अब आगे की बात ये आती है कि वहां पर एक जो है ना सारू नाम की एक संसद होती थी, मतलब एक प्रकार से मंत्री परिषद बोल दो उसको, कि राजा का सहयोग करने के लिए एक इकाई बनाई गई थी, उस मंत्री परिषद थी, उसका नाम था सारू। तो भाई सारू जो है ना, थोड़ा बहुत सारू लगाती बंग, सारू एक मंत्री परिषद थी जो कि राजा का सहयोग करती थी, उसको परामर्श देने का, उसको सहयोग करने का, उसका सारू नामक संस्था का काम था, ठीक है। फिर अगली वाली इकाई आती है वजीर की, वजीर को वजीर बोल दो, वकील बोल दो, प्रधानमंत्री बोल दो, अलग ठीक चीज है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता था कि एक प्रकार से जो भी दरबार लग रहा है, ठीक है ना, दरबार लग रहा है, किसको आने की अनुमति, किसको जाने की अनुमति है, कौन कितना बोल सकता है, वो सब चीजें, और जो भी जैसे कि किस व्यक्ति को किस युद्ध अभियान में भेजना है, वो सब चीजें देख रेख जो है ना, एक प्रकार से सलाहकार, परामर्श देना और एक प्रकार से सहयोग करने की जो बातें है ना, वो सारू करती थी। परंतु वजीर का एक प्रकार थोड़ा सा पर्सनली अटैचमेंट होता था राजा के साथ में, कि वो उसको एक पर्सनल एडवाइस भी देता है, उसको प्रोफेशनल एडवाइस भी वो देता है, उसके एक प्रकार से जो भी कॉर्पोरेट के काम होते हैं ना, वो राजा को उसमें सहयोग करता था वजीर। फिर आती है सबसे छोटी इकाई, शासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम भाई। ग्राम में जो है ना पंचायती भी थी, ग्रामीण थी, और निम्न जैसे कि मजदूर, किसान वर्ग, ये जो है ना, ये इनकी इकाई थी ग्राम। छोटी, सबसे छोटी इकाई प्रशासन की वो थी ग्राम। ये था राजनीतिक ढांचा, राजनीतिक शासन व्यवस्था। इसके अलावा जैसे इसी के अंदर आती चीजें हमारी न्याय व्यवस्था कैसी थी, सैनिक व्यवस्था कैसी थी, और उनका जो भू राजस्व व्यवस्था का ढांचा क्या था, वो देखो मैं लिख लेती हूँ। तो हम देखेंगे इसी के अंदर ही 4 नंबर में न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, और है भू राजस्व व्यवस्था। इन चीजों का पॉइंट बना के लिखोगे ना, तो काफी फर्क पड़ेगा आपके क्वेश्चन में। भू राजस्व व्यवस्था सॉरी। तो भाई जो न्याय व्यवस्था है ना, वो कुछ इस प्रकार की है कि मतलब अपराधी जो है ना, अपराधी को शारीरिक दंड भी मिलता है, उसको मानसिक दंड भी मिलता है। जैसे कि किसी ने चोरी करी है, किसी ने हत्या करी है ना, तो वो मामले जो है ना, वो एक प्रकार से जैसे शारीरिक जो अपराधी, शारीरिक एक प्रकार से दंड दिया जाता है ना, वो जैसे कि हाथ काट देना, आंखें किसी को निकाल देना, ये शारीरिक दंड थे। मानसिक दंड अलग होता है, ठीक है ना, कि उसमें टॉर्चर करना, उसको टॉर्चर भी शारीरिक दंड, जैसे उसको बाहर से शरीर से उसको मारना कूटना, वो शारीरिक दंड। मानसिक दंड उसको एक कारागार में डाल देना और एक अंधेरी कोठरी में डाल देना, मानसिक उसको प्रताड़ना करते रहना, प्रताड़ित करते रहना, वो दंड थे। और सामान्य अपराधी है, उसको तो भाई एक बार के लिए जुर्माना वो चुकाए और वो उसको माफी मिल जाती थी, वो था सामान्य अपराधी। जघन्य अपराध कौन से होते? किसी की हत्या कर दी, ठीक है, किसी की हत्या कर दी सबसे जघन्य अपराध होता है, तो इसका दंड अलग निश्चित किया गया था। तो ये थी वहाँ की न्याय व्यवस्था। फिर है भू राजस्व व्यवस्था। तो भाई जो भू राजस्व व्यवस्था होती है ना, इसका मतलब कि जो राजा है उसके आय का स्रोत क्या है, मतलब जो है ना राज्य है, उसको आय कहाँ कहाँ से मिलती है। सबसे बड़ी जो उसको उपज थी वो था भूमि से, कि भूमि एक प्रकार से जो भूमि टैक्स था ना, भूमि कर जो था ना, उसकी संख्या निश्चित थी, और वहां से जो राजस्व प्राप्त होता था, टैक्स प्राप्त होता था। इसके अलावा एक चीज जो हमें मिलती है वो ये है कि राजा को, सामंतों को, जमींदारों को जो है ना, एक उपहार स्वरूप जो चीजें मिलती थी ना, उपहार में जैसे बार त्योहार जो होते हैं ना, त्योहारों पर जनता के द्वारा या किसी विदेशी शक्ति के द्वारा जो है ना, कोई मित्र के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा उसको जो उपहार दिए जाते थे ना, वो भी भू राजस्व व्यवस्था के अंदर काउंट करे जाते थे। तो ये बातें थी इसकी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। फिर हम आगे की चीजों को देखते हैं, वो है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था यहाँ की कैसी थी? सामाजिक व्यवस्था भाई थोड़ा सा जैसे समाज 3 भागों में बांटा हुआ था, ठीक है और सबके जो है ना रहन सहन का तरीका, खान पान का, कार्य का सब विभाजित करे गए थे। फिर आता है सामाजिक ढांचा कैसा था इनका, सामाजिक शासन व्यवस्था बोल लो, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। तो इसमें समाज 3 भागों में बांटा हुआ था। समाज का विभाजन, समाज का विभाजन, ठीक है। इसमें समाज, जैसे मैं अगर बोलूं
सबसे है उच्च वर्ग था, फिर मध्यम वर्ग था, और फिर आता है 3 नंबर पर निम्न वर्ग। निम्न वर्ग, तो इसमें थोड़ा सा देखो, जैसे उच्च वर्ग है ना, उसमें राजा है, राजा के साथ कौन है, सामंत है, कोई भी धनाढ्य व्यक्ति है, मतलब एक प्रकार से कुलीन वर्ग का जो व्यक्ति है ना, उच्च जाति के जो व्यक्ति है, जो इसके पैसे वाले लोग है, पेशेवर लोग है, एक प्रकार से वकील है, वजीर वगैरह, जो भी मतलब ऊंचे ऊंचे हैं अन्यों की तुलना में, वो लोग सभी जो है ना एक प्रकार से अच्छा अच्छा खाना पीना कर सकते हैं, अच्छे महलों में अपने शान शौकत से जो है ना वो रहते हैं, अच्छा घर है उनका, अच्छे रहन सहन काफी अच्छा है, उनको जो है ना समाज में महल में जो है ना इज्जत बहुत अच्छी तरह दी दी, उनका मान सम्मान बहुत किया जाता है, तो वो लोग उच्च वर्ग में शामिल होते थे। फिर आता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में मुख्य रूप से वो थे जो कि नीचे भी नहीं गिने जाते थे, और जो राजा के समक्ष भी नहीं माने जाते थे। वो था जैसे कि लेखक हो सकता है, लेखक लेखक अपनी कलम के माध्यम से जो है ना अपनी रोजमर्रा चलाता था। लेखक है, विद्वान है, एक प्रकार से जो भी खजांची वगैरह है, वकील है, ये लोग मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते थे। कौन, लेखक है, विद्वान है, और जो डॉक्टर वगैरह वैद्य जो था ना वो, और एक प्रकार से और कोई, वो लोग मध्यम वर्ग में आते थे। निम्न वर्ग में वो व्यक्ति आते हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए थे, जो कृषि करते थे, पशुपालन का कार्य करते थे, और जिनको जो है ना मुख्य रूप से विशेषाधिकार कुछ भी नहीं दिए गए थे। उच्च वर्ग को और मध्यम वर्ग को जो थोड़े विशेषाधिकार प्राप्त थे। निम्न वर्ग के लोगों को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं थे, वो अपने एक प्रकार से मजदूरी से अपनी और अपनी खेती से जो है ना अपने रोजगार, अपना जो जीवन निर्वाह वो करते थे, और उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, कोई सुविधाएं उनको नहीं दी गई थी। तो ये था थोड़ा सा समाज का विभाजन। फिर हम आगे देखते हैं कि मतलब समाज में और क्या क्या चीजें थी जो काउंट करी जा सकती है। फिर 2 नंबर पे आते हैं ये लोग इनका रहन सहन कैसा था, ये कपड़े वगैरह कैसे पहनते थे, रहन सहन, और वस्त्र आभूषण वगैरह। और 3 नंबर पे आते हैं यहाँ पे महिलाओं की स्थिति। क्या, समाज में महिलाओं की स्थिति से ही पता चलता है कि तत्कालीन समाज, तत्कालीन राज्य, साम्राज्य, राजा, वो सब कैसे थे, महिलाओं की स्थिति से ही पता चलता है कि समाज कैसा रहा होगा। तो यहाँ पर देखो महिला की स्थिति, बहुत आसान टॉपिक है, एक बार समझने से, देखने से समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या है, रहन सहन का ढांचा कैसा था भाई, देखो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं तो निसंदेह एक प्रकार से घर जमीन के ऊपर ही बना के रहते होंगे, परंतु जैसे कि उच्च वर्ग के लोग थे ना, वो जैसे कि बड़े बड़े उनकी पक्की ईंटों के बने हुए घर थे, 2 मंजिला 3 मंजिला घर थे। यहाँ पर जो निम्न वर्ग के लोग थे ना, ये लोग क्या करते थे, एक प्रकार से थोड़ा सा विभाजन तो था लोगों में, जब समाज 3 भागों में बंटा हुआ है तो इनका रहन सहन का ढांचा भी मतलब जो है ना विभाजित होगा। कि सामान्य किसान जो है ना वो एक प्रकार से 1 मंजिला घर बना के रहेगा जमीन से जुड़ा हुआ, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो धनाढ्य है, जमींदार सामंत जो लोग है ना, उनका एक रहन सहन का तरीका, उनका घर सहन, जो खाना पीना भी होगा, उनका जो मकान है, जो घर है, वो भी ऊंचे ऊंच 2 मंजिले 3 मंजिले वाला होगा, और पक्की ईंटों के बने होंगे, एक प्रकार से थोड़ा सा एक प्रकार से अच्छा दिखने वाला घर होगा उनका, ये बातें। और आभूषणों का, वस्त्र आभूषणों का देखिए तो यहाँ की जो मिस्र सभ्यता के जो लोग थे ना, वो भाई जैसे कि यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ही जो है ना आभूषण पहनते थे। हाँ, ये नहीं कि महिलाएं ही आभूषण पहनती थी, पुरुष भी आभूषण पहनते थे। जैसे कर्णफूल है, एक प्रकार से अंगूठी दोनों पहनते थे, अंगूठी था, कर्णफूल था, एक गले का हार था, गला हार था, और काफी जो है ना बिनती अंगूठी जो भी है, ये चीज मुख्य रूप से थी तत्कालीन लोगों के द्वारा पहनी जाती थी। फिर आता है मनोरंजन के साधन, मैंने लिखे, हाँ एक चीज और पहले ही लिख दी थी, ठीक है, मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन, तो भाई मनोरंजन के साधन में क्या होता है ना कि जैसे पशु पशु हो गया, पक्षी हो गया, इनकी दौड़ करवाई जाती थी। पक्षियों की दौड़ वो काफी एक प्रकार से खेल था, पशुओं की दौड़ वो भी खेल होता था। फिर बाद में क्या होता है ना, कुछ जैसे कि शतरंज का खेल, पासे का खेल हम देखते सिंधु सभ्यता के लोग करते थे, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो मनोरंजन के साधन थे ना, वो कलाबाजी दिखाई जाती थी, लोग अपना अलग अलग अभिनय प्रदर्शित करते थे, लोग अलग अलग अपनी कलाओं को जो है ना लोगों के सामने प्रदर्शित करते थे, जिसमें से हम ये देखते हैं कि पक्षियों की भी दौड़ होती थी और पशुओं की भी दौड़ होती थी। महिला की स्थिति में हम थोड़ा सा ये लिखेंगे कि जैसे कि एक सेवाइन इतिहासकार हुए, ठीक है, सेवाइन जो इतिहासकार है ना, वो एक बात लिखते हैं कि मिस्र की जो सभ्यता है ना, वहां पर महिला को जितनी आजादी दी जाती थी शायद ही किसी
और सभ्यता में इतनी आज़ादी महिलाओं को दी गई होगी? एक इतिहासकार है फॉरेन के, उनका नाम है सेवाइन। तो भाई सेवाइन क्या कहते हैं? सेवाइन यहाँ पर ये कहते हैं कि मिस्र की सभ्यता में महिलाओं को इतनी आज़ादी और इतनी स्वतंत्रता दी गई थी, शायद किसी और सभ्यता में इतनी दी गई होगी, ये बात है। इसके अलावा जैसे कि हम ये भी देखते हैं, आगे की चीजें देखें हम तो आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं, आर्थिक ढांचा इनका कैसा था। आर्थिक ढांचे में जैसे कि लोग अपना कैसे जीवन निर्वाह करते थे, जैसे कि खेती करना, पशुपालन करना, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य वगैरह, ये चीजें आती है इनमें। फिर आता है यहाँ पे, मैं एक नाम चेंज कर देती हूँ, वह आर्थिक ढांचा कैसा था इनका, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में हम ये देखते हैं थोड़ा सा, जैसे कि तो भाई मिस्र की सभ्यता है, पहली बात तो जो है वो किस जगह पर स्थित है? वो स्थित है नील नदी की तलहटी पर स्थित है। उसके उत्तर में क्या है? भूमध्य सागर है। उसके पश्चिम में क्या है? सारा मरुस्थल है। उसके उत्तर में क्या है? काला सागर है, ठीक है, मतलब लाल सागर है थोड़ी। तो वो जो जगह है वो कैसी है? पानी वाली, सिंचाई वाली जगह है, वो नदियों वाला क्षेत्र है वो। और जहाँ पे नदियों का संगम होता है, नदियों वाला क्षेत्र होता है, इसका मतलब वो सिंचित क्षेत्र है। और जो सिंचित क्षेत्र है इसका मतलब वहाँ पे अच्छी कृषि होती होगी। और अगर अच्छी कृषि होती है, अच्छी खेती होती है, तो वहाँ पे राजस्व जो है ना वो भी ज्यादा संख्या में मिलता होगा। राजस्व ज्यादा मिलता है तो महल वाले राजा वगैरह सब लोग, ये भी लोग जो है ना खुश रहते होंगे। खेती अच्छी होती है तो किसान भी खुश रहते होंगे। तो एक प्रकार से सब चीजें जो है ना सब अच्छी थी। लोग क्या करते थे? खेती करते थे। एक नंबर पे मैं लिखती हूँ कृषि। अब देखो, खेती भी जैसे कि पानी वाला क्षेत्र है, ठीक, उपजाऊ भूमि है, तो उपजाऊ भूमि है, पानी वाला क्षेत्र है, तो वहां पे चावल की खेती होती थी, ठीक है। गेहूं, चावल, जो ये गेहूं, जो चावल, सरसों, ये मुख्य रूप से ये मिस्र की सभ्यता के जो लोग थे ना, इस सभ्यता के लोग ये खेती करते थे, किसकी? गेहूं, जो चावल की खेती करते थे। फिर हम आगे क्या देखते हैं कि यहाँ के लोग जैसे कि जैसे राजा के द्वारा जो है ना, ठीक है, मतलब पानी वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो कोई कमी नहीं है पानी की, फिर भी जो है ना राजा के द्वारा जो है ना नहरों का निर्माण करवाया गया था, जलाशयों का निर्माण भी करवाया गया था। तो समाज कल्याणकारी जो कार्य है ना वो राजा के द्वारा करवाए जाते थे। लोगों को जो है ना किसी प्रकार का यहाँ पे समस्या ना होए, लोग जो है ना खुश रहे, अपना जीवन निर्वाह अच्छे से करते रहे, ये बात थी। फिर वही हम यहाँ पे आगे चीजें वो देखते हैं कि मिस्र की सभ्यता के जो लोग हैं वो भी पशुपालन भी करते थे। 2 नंबर पे चीजें आती है यहाँ पे पशुपालन की। सॉरी, उद्योग धंधे, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य भी यहाँ पे, व्यापार वाणिज्य। तो हम क्या देख रहे हैं? मिस्र की सभ्यता की व्यवस्थाओं को हम देख रहे हैं, जैसे में सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को हमने देखा था। इसके बाद में जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था कि लोग खान पान कैसे करते थे, कैसे रहते थे, तो भाई कृषि करते हैं, कौन कौन सी फसलें उपज थी, ये लोग खेती करते थे इन फसलों की। पशुपालन में हम जैसे कि पशुओं को भी साथ साथ में पालते थे। इसके उद्योग धंधों की बात करें तो उद्योग धंधों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाता है कि जैसे कि मिट्टी के काफी हमें जो है ना बर्तन आभूषण मिले तत्कालीन समय के, जो कि मिट्टी के बने हुए हैं, तांबे के बने हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि तत्कालीन समाज में जो है ना एक प्रकार से उद्योग धंधे जो थे ना वे विकसित थे। लोग जो है ना एक प्रकार सूक्ष्म उद्योग और कुटीर उद्योग और मध्यम उद्योग जो है ना वो लोगों के द्वारा घर में ही संचालित होता था। जैसे कि कुटीर उद्योग मुख्य रूप से घर में, घर की महिलाएं जो है ना, जैसे कि सूत काटना वगैरह जो ये काम है ना महिलाएं करती थी, चरखा चलाना, ये जो कुटीर उद्योग में आते हैं ये चीजें। फिर आता है जैसे कि मिस्र की सभ्यता में आगे की चीजें, व्यापार वाणिज्य भी, व्यापार भी होता था। जैसे कि जो इनका जो जगह है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है ना, यहाँ पे ये लाल सागर है, इधर वाला लाल सागर है, यहाँ पे एक स्वेज नहर जाती थी, स्वेज नहर। स्वेज नहर के माध्यम से क्या होता था? स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार होता था, क्योंकि ये रास्ता था यहाँ पर। और किसने बनाई थी ये नहर और किसके अंडर में थी? एक बात यहाँ पे थोड़ा याद रख लो, स्वेज नहर का निर्माण जो है ना ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, ठीक है। ब्रिटेन यूरोपीय देश था, उसने स्वेज नहर का निर्माण किया था। तो ये किस देश से लगती है स्वेज नहर? स्वेज नहर लगती है मिस्र की, मिस्र से लगती थी।
एक बात था, ये कब्जा मिस्र का था और मिस्र किसका उपनिवेश, वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। ये बातें हम एक अलग टॉपिक है, उसमें हम क्लियर समझेंगे कि किस प्रकार से मिस्र और सूडान पर जो है ना फ्रांस और ये ब्रिटेन लड़ते हैं। मतलब फ्रांस और ब्रिटेन दोनों देश जो है ना मिस्र और सूडान को लेके लड़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत देश था मिस्र। और मिस्र में भावी काफ़ी जो है ना अवसर थे, भावी अपॉर्चुनिटी काफ़ी थी मिस्र में। तो ये हमारा टॉपिक बच्चों आज कंप्लीट हो जाता है ना, कल हम नया टॉपिक चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।